कहानी की शुरुआत 1945 की 13 सितंबर की सुबह से होती है, जब एक मिस्टीरियस पर्सन एक न्यूबॉर्न बेबी को ऑर्फनेज के दरवाजे पर छोड़ देता है। अध्यक्ष ने रोने की आवाज सुनी और तुरंत दरवाजे खोलकर देखा। डॉक्टर ने डिफरेंट टेस्ट्स के थ्रू ये कंफर्म किया कि बच्ची की बॉडी पूरी तरह से हेल्थी है। बच्ची को एक हैप्पी चाइल्डहुड देने के लिए अध्यक्ष ने उसका नाम जेन रखा। ऑर्फनेज के सभी बच्चों में जेन सबसे कम वरीड थी, क्योंकि वो कभी बीमार नहीं हुई, लेकिन एज के साथ उसका बिहेवियर और भी अजीब होता गया। अकेले में उसने बाहर की दुनिया की इच्छा शुरू कर दी। उसने उन बच्चों से एजुकेशन लेनी शुरू कर दी जिनके पेरेंट्स थे। उसने फर्स्ट टाइम हिम्मत जुटाई और देश से बाहर चली गई। और ये जेन खाने के पास रोड पर कार से टकराने से बाल बाल बची। ड्राइवर की गालियों के सामने उसने एक पंच से कार की लाइट तोड़ दी। फॉर्चुनेटली प्रिंसिपल टाइम पर पहुंचे और इस लड़ाई को रोक दिया। अपने बिहेवियर के कारण जब भी क्लासमेट्स शैतानी करते तो वो खुद को डिफेंड करने के लिए पंच का यूज करती। इसके अलावा जेन का मैथ्स स्किल भी नॉर्मल लोगों से कहीं ज्यादा था, लेकिन ये टैलेंट क्लासमेट्स के मजाक का कारण बन गया। दूसरे बच्चों को गोद लिया जाता देख जेन सेल्फ डाउट करने लगी, यहाँ तक कि उसने अपनी अपीयरेंस को लेकर चिंता महसूस की। उसके बाद से उसने कभी भी मिरर में नहीं देखा और धीरे धीरे अपनी शक्ल को भूलने लगी। जब जेन की लाइफ एक नए डायरेक्शन में मुड़ी तो रॉबर्टसन नाम के एक आदमी ने जेन की फिजिकल एबिलिटी और मैथ्स टैलेंट को नोटिस किया, इसलिए उन्होंने उसे स्पेस एजेंसी में जॉब के लिए इनवाइट किया। जेन ने इंटरव्यू आसानी से पास कर लिया। न केवल सभी फिजिकल टेस्ट्स में टॉप रैंक हासिल की, बल्कि रिटन एग्जाम में भी अब तक का बेस्ट रिजल्ट हासिल किया। इसी कारण से स्पेस एजेंसी ने जेन के लिए स्पेशली एक रिसर्च स्टूडेंट प्रोग्राम तैयार किया। इसके अलावा जेन को दूसरे लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। दोनों के बीच तीखी बहस हुई और इस लड़ाई ने जेन की भर्ती की योग्यता छीन ली। रॉबर्टसन ने वादा किया कि वो सीनियर्स को सिचुएशन बताएंगे ताकि जेन दोबारा स्पेस एजेंसी में लौट सके। आंसर का वेट करते हुए जेन एक एम्प्लॉयर के घर पर नैनी का काम करती और रात में एटिकेट कोर्स के लिए स्कूल जाती। वो पूरी मेहनत से खुद को बदलने की कोशिश कर रही थी, सिर्फ इसलिए कि वो फिर से स्पेस एजेंसी में एंटर कर सके। तभी एक आदमी आया जिसने जेन की डेस्टिनी को पूरी तरह से बदल दिया। उस आदमी ने न केवल उसकी फीलिंग्स को समझा, बल्कि उसके पर्सनैलिटी में भी एक यूनिक चार्म था और दोनों जल्दी ही प्यार में पड़ गए। लेकिन हैप्पीनेस का टाइम हमेशा बहुत कम होता है। लास्ट मीटिंग में उस आदमी को कुछ काम था और वो चला गया और फिर कभी नहीं आया। सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया। अच्छा हुआ कि जेन को रॉबर्टसन का जवाब मिल गया। उन्होंने उसे बताया कि जॉब ऑफर सिर्फ एक एक्सक्यूज था। वो स्पेस रिसर्च सेंटर के प्लेटफॉर्म का यूज करके कुछ कैपेबल पर्सन्स को गवर्नमेंट के लिए सीक्रेट मिशंस करने के लिए रिक्रूट करना चाहते थे। और जेन के पास फैमिली टाइज नहीं थे और उसकी सभी एबिलिटीज रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग थी, इसलिए जेन इस जॉब के लिए बहुत सूटेबल थी। लेकिन एक इवेंट ने इस ब्यूटी को पूरी तरह से तोड़ दिया। जेन ने उस आदमी के बच्चे को कंसीव कर लिया। हेल्थ चेकअप का वेट करते हुए उसने फर्स्ट टाइम अकेलापन महसूस किया, लेकिन जेन ने बच्चे को जन्म देने का डिसीजन लिया। बिना फैमिली के किसी मेंबर के साथ जेन ने कई घंटों की डिफिकल्टी के बाद सक्सेसफुली एक बच्ची को जन्म दिया। लेकिन डॉक्टर ने उसे एक ऐसी न्यूज दी जो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकी। डॉक्टर ने ऑपरेशन में पाया कि जेन के पास मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं। हालांकि वो बहुत मैच्योर नहीं थे, फिर भी वो सक्सेसफुली प्रेग्नेंट हो सकती थी और बच्चे को जन्म दे सकती थी। लेकिन डिलीवरी के टाइम यूट्रस को डैमेज होने के कारण डॉक्टर को यूट्रस हटाना पड़ा और उसके बॉडी के मेल यूरिनरी सिस्टम को रिस्टोर करना पड़ा। अब से जेन को मेल बनकर ही लाइफ जीनी होगी। ऐसे रिजल्ट को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन अपनी बेटी के लिए उसे अच्छे से जीना पड़ा। और सिर्फ 2 वीक्स बाद एक मिस्टीरियस पर्सन उसका बच्चा चुरा ले गया। जब जेन ने खाली पालना देखा तो उसका दिल पूरी तरह टूट गया। अगले 11 महीनों में डॉक्टर ने उस पर 3 बार सर्जरी की। जेन ने मेल की आवाज में बोलना शुरू कर दिया। जब वो मिरर में खुद को देखती तो वो पहले ही मेल की तरह दिख चुकी थी। जेन ने अपना नाम बदलकर जॉन रख लिया। नई आइडेंटिटी के साथ वो अकेली न्यूयॉर्क आई और लाइफ चलाने के लिए एक न्यूज़पेपर में जॉब पाली। टाइपिंग के दौरान उसके मन में राइटर बनने का आइडिया आया और उसने अपने एक्सपीरियंस को एक नॉवेल के रूप में लिखना शुरू किया। भले ही उसके पास यूनिक फीमेल पर्सपेक्टिव था, फिर भी नॉवेल को ज्यादा पसंद नहीं किया गया। एक दिन जॉन को भुलाने के लिए एक बार में गया और बात करते हुए उसने जाना कि बारटेंडर ने उसका पब्लिश आर्टिकल पढ़ा है। जॉन को लगा मानो उसे एक हमदर्द मिल गया हो। उसने अपनी स्टोरी बारटेंडर को बताई। जब उसने उस आदमी का जिक्र किया जिसने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी थी, तो जॉन की आंखों में नफरत थी। बारटेंडर ने अचानक पूछा, अगर मैं उस आदमी को तुम्हारे सामने ला दूं तो क्या तुम उसे मार दोगे? जॉन ने हाँ में जवाब दिया, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग जॉन को उसकी जॉब लेनी होगी। एक्चुअली बारटेंडर का रियल प्रोफेशन टाइम एंड स्पेस ब्यूरो का एजेंट होना है और उसका लीडर रॉबर्टसन है। बारटेंडर जॉन को बेसमेंट में ले गया, फिर एक टाइम मशीन निकाली।
जॉन के डाउट के सामने उसने ज्यादा नहीं समझाया, बल्कि टाइम को उस ईयर पर सेट किया जब जॉन और उस आदमी की फर्स्ट मीटिंग हुई थी। जब बारटेंडर ने स्विच दबाया, वे तुरंत एक वेयरहाउस में पहुंच गए। इस टाइम डेट 1963 अप्रैल 3 है। जॉन ने रिलायबली बाहर की ओर देखा। ये वही सीन था जो उसकी यादों में था। बारटेंडर ने कहा कि टाइम एंड स्पेस एजेंसी का काम डिफरेंट टाइम पॉइंट्स पर जाकर होने वाले एक्सप्लोजन इवेंट्स को रोकना है, और जिस आदमी को जॉन मारना चाहता था वो शायद एक बॉम्बर है। अगर वो सक्सेसफुली टास्क पूरा कर लेता है तो उसे टाइम एंड स्पेस एजेंसी में शामिल होने का इनविटेशन मिलेगा। जॉन एड्रेस के अकॉर्डिंग उस ईयर के स्कूल पहुंचा और तभी एक वुमन अनजाने में उससे टकरा गई। हर बार इमेज के सामने वो आवाज आती है जो बहुत जानी पहचानी लगती है। ये बदलने से पहले वाली जेन की आवाज है, क्योंकि जॉन कभी मिरर नहीं देखता, इसलिए उसे नहीं पता कि सामने वाली वही है जो कभी वो खुद था। लेकिन वो सामने वाली जेन को फर्स्ट साइट में दिल दे बैठता है। वहीं कॉरिडोर के पास वो उन्हें देख रहे थे, जैसे उन्हें पहले से ही इस रिजल्ट का अंदाजा था। बारटेंडर ने टाइम को उस ईयर पर सेट किया और पिछली बार अनसक्सेसफुल मिशन को अंजाम देने का डिसीजन लिया। जैसे ही टाइम मशीन स्टार्ट हुई, वो उसी ईयर बम लगाने के प्लेस पर पहुंचे। पिछली बार के एक्सपीरियंस के बेस पर उन्होंने आसानी से बॉम्बर को ढूंढ लिया और आदमी ने पहले ही बम लगा दिया था। सामने वाले ने पीछे के खतरे को भांप लिया और दोनों ने जल्दी से एक दूसरे पर गोली चलानी शुरू कर दी। इस दौरान बॉम्बर मौके से भाग गया। जॉन ने आदमी की तलाश की, लेकिन उसे पीछे से घात लगाकर हमला किया गया। आदमी ने जान से मारने की कोशिश नहीं की, बल्कि वहां से चला गया। जब जॉन ने गोलियों की आवाज सुनी तो वो फिर से मौके पर पहुंचा और देखा कि बम पहले से ही फट चुका था। एक डिटेक्टिव एक्सप्लोजन में बुरी तरह घायल हो गया। जॉन अचंभित होकर आगे बढ़ा और डिटेक्टिव ने उसे टाइम मशीन दे दी। डिटेक्टिव ने टाइम को 1992 पर सेट किया और फिर उसकी आंखों के सामने गायब हो गया। जॉन ने जमीन से टाइमर के टुकड़े उठाए और टाइम को 1964 पर सेट कर दिया, जो जॉन और जेन के मिलने के 1 साल बाद था। जब वो टेम्परेरी रेसिडेंस पर वापस आया तो उसने कभी नहीं सोचा था कि बॉम्बर को रोकने का टास्क फिर से फेल हो जाएगा और 1975 में एक और बड़ा एक्सप्लोजन इवेंट 1000 से अधिक लोगों की जान ले लेगा। इसलिए उसे बॉम्बर को पहले ही मारना होगा, ट्रेजेडी को रोकना होगा। लेकिन टाइम एंड स्पेस एजेंसी का एक रूल है, टाइम पॉइंट पर वापस जाना इलीगल ट्रांजिट माना जाता है। इसके बाद जॉन ने जो टाइमर के टुकड़े मिले थे उन्हें रॉबर्टसन को सौंप दिया। शायद इससे बॉम्बर की एक्टिविटीज का पता लगाया जा सके। रॉबर्टसन ने स्पेशली जॉन को बताया कि इस बार का रॉन्ग टाइम में ट्रेवल न केवल हिस्ट्री को चेंज कर देगा, बल्कि बॉडी को डिसेबल या डैमेज पहुंचाएगा। मगर जॉन को इन सब की परवाह नहीं थी। रिटायरमेंट से पहले वो चाहता था कि जेन उसकी रोल संभाल ले। इसलिए रॉबर्टसन ने उसे जॉन के बच्चे को ले जाने दिया ताकि ये फुल सर्कल बन सके और अधिक इनोसेंट लाइव्स बच सकें। रात में जॉन बच्ची को लेकर चल पड़ा। उसने टाइम को 1945 में सेट किया और बच्ची को ऑर्फनेज के दरवाजे पर छोड़कर टास्क पूरा किया। टाइम मशीन प्लान के बाद बारटेंडर कार में वापस गया और टाइम को उस ईयर पर फिर सेट किया। जैसे ही टाइम मशीन स्टार्ट हुई, बारटेंडर 2 महीने बाद पहुंचा, जब जॉन और जेन मिले थे। इस टाइम दोनों पूरी तरह से प्यार में पड़ चुके थे। जॉन जेन को नॉटी होते देखकर जान गया। जॉन जेन से कहता है कि उसका इंतजार करे, वो जल्दी ही वापस आ जाएगा। जेन सीधे बंदूक निकालकर जॉन से सवाल करती है, क्योंकि उसे पहले ही पता चल चुका था कि जॉन वही है जो कभी वो खुद थी। जॉन कहता है कि हिस्ट्री को बदला नहीं जा सकता, ये सब तुम्हारा खुद का डिसीजन है। वो जेन से वादा करता है कि अगर वो उसके साथ लोगों से मिलने जाएगी तो उसे सारी सच्चाई समझ आ जाएगी। जेन जॉन की पीठ को देखते हुए कंफ्यूज होती है। इसके बाद दोनों 1985 के टाइम ट्रेवल डिपार्टमेंट में लौट आते हैं। एक बार में 20 साल से अधिक की ट्रेवल करने के कारण जॉन की बॉडी एडजस्ट नहीं हो पाती। रॉबर्टसन जॉन को रिटायर होने की परमिशन दे देता है और फ्यूचर के टास्क जेन द्वारा पूरे किए जाएंगे। फिर वो जॉन को टाइमर के टुकड़े की इंफॉर्मेशन देता है और बताता है कि टाइम ट्रेवल मशीन भी रिटायरमेंट के साथ ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगी। फाइनली जॉन 1973 में रिटायर होने का डिसीजन लेता है और ये वही टाइम पॉइंट था जब लास्ट एक्सप्लोजन हुआ था। इसी टाइम 1935 में जेन सक्सेसफुली जॉन की पोजीशन संभाल लेती है। 1990 में जेन को एक मिशन के लिए भेजा गया, जहां से वो टाइम मशीन और बम डीएक्टिवेट करने के इक्विपमेंट्स लेकर 1970 में वापस आई। ये वही मिशन था जिसमें जॉन 2 बार फेल हुआ था। जेन ने बम को सक्सेसफुली डीएक्टिवेट किया, लेकिन तभी उसे बम बनाने वाले की झलक दिखी। अलर्ट होते हुए उसने तुरंत अपनी पिस्टल निकाल ली और बॉम्बर को चेज किया, लेकिन इस दौरान बम डीएक्टिवेट करने का टाइम बिगड़ गया और वो उसे इक्विपमेंट में नहीं रख पाई। जेन पूरी ताकत से टाइम मशीन की तरफ रेंग रही थी, तभी उसका सामना रूल तोड़कर ट्रेवल कर रहे जॉन से हुआ। जॉन ने टाइम मशीन जेन को दी और वो सक्सेसफुली 1992 में पहुंच गई।
डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट के बाद जेन लाइफ के डेंजर से बाहर निकल आई, लेकिन इस दौरान उसका फेस पूरी तरह से बिगड़ चुका था। सामने वाला जल्दी से समझाता है कि हालांकि उसने कई एक्सप्लोसिव इवेंट्स को अंजाम दिया है, लेकिन उसने इनडायरेक्टली अनगिनत लोगों की जान भी बचाई है। जैसे 1974 के केमिकल लीक की घटना। एक्सप्लोजन में ड्राइवर की डेथ हो गई, जिससे नेचुरली केमिकल लीक भी रुक गया और इस तरह 3000 से अधिक लोगों की जान बच गई। लेकिन जॉन कहता है कि उसकी अगली एक्सप्लोजन प्लानिंग से हजारों लोग मर सकते हैं। सामने वाला कहता है कि तुम्हें उसे बताना चाहिए कि ये सब तुम्हारा खुद का डिसीजन है, जैसे तुमने उन्हें नहीं बताया कि टाइम मशीन अभी भी काम कर रही है। अगर तुमने मुझे अब मार दिया तो फ्यूचर में तुम अगले बॉम्बर बन जाओगे। अगर हम मिलकर काम करें तो इस सर्कल को तोड़ सकते हैं। और इसी लाइन के साथ फिल्म यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो धन्यवाद आप सभी का और मिलते हैं अगली वीडियो में।